प्यारे बच्चों नमस्कार, आपकी जीतू भैया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने इस चैनल लर्न एंड शेयर पे। और हम बात कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स के बारे में। चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और ये इसका भाग 2 है बच्चों। इससे पहले वाला जो पार्ट था, पार्ट 1 जो था, उसमें हम परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, जिसमें हमने प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण और गोलीय दर्पण से परावर्तन के नियम और जो उनसे प्रतिबिंब बनते हैं उन सब के बारे में डिटेल में बात कर ली थी। ठीक है, तो उस चैप्टर का उसी पार्ट का एक छोटा सा टॉपिक हमारा और बच गया था। एक आर और एफ में हमने रिलेशन ऑलरेडी निकाल लिया था, आर बराबर 2f। एक रिलेशन हमारा दर्पण सूत्र जो था वो हमारा यहाँ पे बच गया था। तो अभी आज अपन क्या करने वाले हैं, वही दर्पण सूत्र वाला जो पार्ट है वो डिराइव करने वाले हैं। उसके बाद सीधा अपन चलेंगे इस चैप्टर के दूसरे मेन पार्ट पे, जो कि अपवर्तन। क्योंकि अपवर्तन चैप्टर में काफी ज्यादा बड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है उसको इस पार्ट में खत्म करना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए नेक्स्ट पार्ट भी, पार्ट नंबर 3rd या 4th, जब तक भी वो चलेगा तब तक उसको कंटिन्यूटी में चलेंगे। ठीक है, चलो तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट किए। ये हमारे आज के गोल, जैसा आप सबको पता है, हमारा एक छोटा सा ट्रेंड है कि हम सारे पहले टॉपिक बता देते हैं कि अपन आज क्या पढ़ने वाले। तो आज का हमारा गोल क्या है, सबसे पहले अपन दर्पण सूत्र निकालेंगे, उसके साथ आवर्धन पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में अपन मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। इसके बाद अपन एग्जाम्पल्स करेंगे 2। भैया पढ़ लिया तो कुछ तो उसका आउटपुट निकले, पता कैसे पड़ेगा कितना आया। तो हम 2 न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें से एक रे डायग्राम से रिलेटेड है, मतलब अपने को डायग्राम ड्रॉ करना है, और ये 9.3 सॉल्व करने वाली प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर देंगे फिर प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं टॉपिक बहुत लंबा स्ट्रेच होगा, तो प्रकाश के अपवर्तन का आज सिर्फ अपन इंट्रोडक्शन देख पाएंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं हमारे दर्पण सूत्र के साथ। तो बच्चों लास्ट क्लास में कुछ चीजें अपन ने ऑलरेडी पढ़ ली कि भाई आपका गोलीय दर्पण है, ये हमारा पी का मतलब पोल, जिसको हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। फिर ये हमारा कैपिटल F मुख्य फोकस, ठीक है। फिर हमारा C सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। ये सारी चीजें अपन लास्ट क्लास में देख चुके थे। आज हमें क्या करना है, आज हमें दर्पण सूत्र निकालना है। अभी दर्पण सूत्र क्या होता है, तो बच्चों देखो हमारे पास यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स हैं, मतलब कुछ चीजें हैं जो चीज अपन यहाँ पे यूज करते हैं। उसमें से पहली चीज है यू क्या होता है बच्चों, यू को अपन बोलते हैं हमारे बिंब या वस्तु की पोल से यानी ध्रुव से दूरी। तो यू क्या हो गया हमारे पास, वस्तु की दूरी है ना। कहां से लेंगे दूरी, हमेशा पी से, तो वस्तु की दूरी। इसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर है वो हमारे पास वी क्या होता है, जहां हमारी इमेज बनी है यानी जहां हमारा प्रतिबिंब बना है उसकी हमारे पोल से डिस्टेंस, तो हमारे पास हो गया प्रतिबिंब की दूरी। तो ये हो गया हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी। इसके अलावा अपन यूज करेंगे बेटा स्मॉल एफ क्या होता है हमारे पास, फोकस दूरी यानी मुख्य फोकस की पी से दूरी। उसके अलावा अपन यूज करेंगे बच्चों एच होता है वस्तु की ऊंचाई, भाई कितनी बड़ी है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर। जैसे मैं 5 फुट 10 इंच का हूं, तो मेरी जो हाइट है, मैं ऑब्जेक्ट बन गया ना, वस्तु बन गया, तो मेरी जो भी हाइट है उसको मैं किससे बताऊंगा, एच से। तो ये हमारे पास हो गया वस्तु की दूरी, सॉरी वस्तु की ऊंचाई। और एक अपन यूज करेंगे बच्चों एच डैश, जो है हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई, कि मेरी जो इमेज बनी है वो कैसी है, छोटी बड़ी जो भी है उसका आकार, वो हमारे पास प्रतिबिंब की ऊंचाई, उसको अपन लिखेंगे एच डैश से। तो ये 5 पैरामीटर है बच्चों हमारे पास। इसमें से दर्पण सूत्र 3 पैरामीटर में रिलेशन देता है। एच डैश और एच में अपने आप बाद में आ जाता है, मेन हमें इन 3 में रिलेशन निकालना है। यू में, वी में और एफ में संबंध क्या होता है वो अपने को देखना है। तो बच्चों क्योंकि हम दर्पण सूत्र निकालना चाहते हैं तो हमें यू भी चाहिए, वी भी चाहिए, एफ भी चाहिए। और वो कब बनेगा, जब हम कोई प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। तो हम हमारी इच्छा से वस्तु को कहीं पे भी रख देते हैं, ये आपके ऊपर है। आप उसको सी से परे रखना चाहते हो, आप सी और एफ के बीच में रखना चाहते हो, आप एफ पे रखना चाहते हो, जहां आपकी इच्छा करे वहां वस्तु को रख दो। सबसे आसान होता है सी से परे रखना, तो मैं सी से परे रख देता हूं। वस्तु का नाम है ए बी। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इधर जो हमारे पास एरो का साइन आ रहा है उसका मतलब क्या है कि उसका क्या है, सर है ना, हेड। पता कैसे पड़ेगा, मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, अगर मान लो उसकी इमेज उल्टी बनी तो मेरे को कैसे पता पड़ेगा कि उसका हेड नीचे चला गया, कुछ तो इंडिकेशन होना चाहिए ना। सिंपलिसिटी के लिए अपन एक एरो बना दिया, ये इसका सर है और ये इसके पैर है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब प्रकाश की किरणें इसमें से निकलेगी और निकलने के बाद उनका क्या होगा, परावर्तन होगा। सिंपल सा लॉजिक। तो जब हम सबसे पहले प्रकाश किरण को जो डालने वाले बच्चों, वो डालने वाले हैं मुख्य अक्ष के समांतर।
अब हमें पता है जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है बच्चों वो मुख्य फोकस से गुजरती है, तो उसको हम गुजार देते हैं मुख्य फोकस से। गुजार दिया भाई। अब जो एक लाइन और ले लेते हैं। अब एक लाइन को अपन P से पास करा देते हैं। P मतलब पोल से। अब हमने पढ़ा है कि पोल के ऊपर हम जिस कोण के ऊपर प्रकाश को डालते हैं उसी कोण पर वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष जो होता है वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, या ये जो कैपिटल आर है हमारे पास वक्रता त्रिज्या, वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, अभिलंब की तरह। तो हमने सी के ऊपर लाइट को डाला, लो तो हमने सी पे डाला और ये रिफ्लेक्ट बैक होके आ गई। तो देखो यहाँ पे कहां पे कटी एक दूसरे से, इस पॉइंट पे कटी, यानी यहां कहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु से छोटा होगा। तो ये देखो यहाँ पे अपन प्रतिबिंब बना देते हैं, मार्क कर देते हैं उसको ए डैश बी डैश। आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी। एक और लाइट रे अगर आप लेना चाहो तो ले लो, वैसे तो नहीं लोगे तो चल तो जाएगा, ठीक है, छोड़ देते हैं। वैसे आप चाहो तो एक सी से भी पास करवा सकते हो, लेकिन उसका कोई यूज नहीं आएगा, ठीक है, तो उसको आप स्किप कर दो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अपने को क्या करना है, अपने को चाहिए यू वी और एफ में रिलेशन, पर उससे पहले यू वी एफ मार्क तो कर दे कि है कौन कौन से। तो ये वस्तु है बच्चों, इसकी जो पोल से दूरी है ये देखो, ये वाली यहां से यहां तक की जो दूरी है बच्चों, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, यू। जो हमारे पास हो गया यू, ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया यू, ठीक है ना। ये वाली जो दूरी है ए से पी तक की दूरी को अपन क्या बोल रहे हैं, यू। उसके बाद बच्चों यहां पे जो प्रतिबिंब बना यानी ए डैश से पी तक की दूरी, इसको अपन बोल रहे हैं वी। और ये जो मुख्य फोकस था ना, इसकी जो पी से दूरी यानी एफ की जो पी से दूरी है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं बच्चों, स्मॉल एफ, फोकस दूरी, ठीक है। तो ये तीनों दूरी अपन ने लिख दी है। ये हमारा एच, ये हमारा एच डैश, छोटा बन रहा है, साफ दिख रहा है। अब अपन क्या करने वाले हैं, क्योंकि अपने को यूवी में रिलेशन चाहिए, तो यहां पर अपन यूज करेंगे बच्चों त्रिभुजों की समरूपता का। अब त्रिभुजों की समरूपता क्लास 10th में सब पढ़कर आए हो, पता ही होगा सबको। सिमिलैरिटी जिसको अपन बोलते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है, समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज के अंदर अब समरूपता प्रूफ करने के लिए आपने कुछ रूल्स पढ़े होंगे, उसमें सबसे आसान रूल होता है डबल ए, यानी कोण कोण का नियम। तो यहां पे अपन वही करने वाले, यहां हम दो त्रिभुज लेंगे और दो त्रिभुज में कोण कोण का यूज करके दोनों को क्या बता देंगे, समरूप। और वो कौन कौन से दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज अपन लेने वाले हैं ए बी पी। कौन सा वाला त्रिभुज, एबीपी। एबीपी कौन सा है, एबीपी न्यूज, ये देखो, ये रहा हमारे पास त्रिभुज, ये रहा, ये देखो, है ना, जो वस्तु के साथ एक त्रिभुज बन रहा है ना पोल तक, वो। इसी के साथ एक और त्रिभुज लेंगे बच्चों, एक और त्रिभुज अपन कौन सा लेंगे बच्चों, अब जिसमें प्रतिबिंब बन रहा हो। अब प्रतिबिंब किसमें बन रहा है बच्चों, ए डैश बी डैश और पी में। ऑर्डर का ध्यान रखना है, आप सब जानते हो, बचपन से पढ़ा होगा आपने कि जब अपन समरूपता या फिर सर्वांग समता प्रूफ करते हैं तो ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये वाला त्रिभुज हम ले रहे हैं, ये त्रिभुज कौन सा है, ए डैश बी डैश पी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहले तो देखो ये कोण भी 90 का, ये कोण भी 90 का है। तो पहली चीज तो गई एंगल ए बराबर एंगल ए डैश, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के, ठीक है। दूसरा देखो बच्चों, अभी आपको मैंने बताया ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण इस कोण की क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि हमने नियम पढ़े थे ऐसा। तो इस कोण को चलो मार्क कर देते हैं आई, और इसको मार्क कर देते हैं आर। तो आई किसके बराबर हो गया, आर के, ठीक है, नियम से, ठीक है, परावर्तन के नियमों से। लिखना है तो आप लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा कुछ प्रूफ भी करके वहां पे आने की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्टली लिखते हैं ना। आप बुक्स में देखोगे तो ऐसा कोई समरूपता प्रूफ भी करके नहीं बताते, ठीक है, हमने तो फिर भी 2 स्टेप ज्यादा लिख दिए। तो इस और इस त्रिभुज की समरूपता अपन ने प्रूफ कर दी, दोनों त्रिभुज समरूप हैं, सिमिलर हैं। अब सिमिलर है यानी समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो इसकी भुजा कौन सी है, ए बी, ऊंचाई वाली, और इसकी भुजा इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी, ए डैश बी डैश। इसकी दूसरी भुजा देखते हैं इस वाले त्रिभुज की, इसकी दूसरी भुजा है बच्चों एपी, दिख रही होगी, आएगा सबको एपी, बड़ा वाला त्रिभुज जो है। और छोटे वाले त्रिभुज की क्या बच्चों, ए डैश पी। तो ये ए डैश में, ये हमें मिल गई समीकरण ए डैश पी, ये हमें मिल गई पहली समीकरण। इसको डालते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब एक और त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे देखो एपी का मतलब तो समझ आ रहा है, यू के इक्वल है, ए डैश पी डैश का मतलब भी समझ आ रहा है, वी के इक्वल है, लेकिन एफ कैसे लाऊं, अब एफ भी तो चाहिए होगा मेरे को। तो मैं क्या करने वाला हूं, इस एफ के लिए एक और त्रिभुज लेने वाला हूं, ठीक है। अब वो त्रिभुज मैं कौन सा लूंगा मैं आपको बता देता हूं, और वो त्रिभुज बनाने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। वो ये है कि मुझे इस बिंदु से जहां पे इससे टकरा रहा है, उसको किसी और उससे बना देते कलर से, कौन सा कलर ले, चलो येलो ले लेते हैं।
तो यहां से अपन इस बिंदु को मार्क कर देते हैं बच्चों एम। तो एम से मैं क्या करने वाला हूं, इस लाइन के ऊपर यानी मुख्य अक्ष के ऊपर एक लंब डालने वाला हूं। तो ये लंब ऐसा कुछ गिरेगा, ये गिर गया नीचे से, जहां गिरा उसको अपन ने क्या नाम दे दिया बच्चों एम, एन। एम बिंदु से मैंने एन इस मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब डाला है जो कि कहां पे गिर रहा है, एन पे गिर रहा है। तो अगर मैं बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो गया डायग्राम तो मैं नीचे इसको बना देता हूं, कुछ इस तरीके का है। ये हमारा एम है, ये हमारा एन है, और इसका रिलेशन में किसके साथ देखने वाला हूं बच्चों, ए डैश बी डैश के साथ, ये ए डैश बी डैश के साथ। आई होप सबको दिख रहा होगा। अब इसमें देखिए इन दोनों को भी अपन समरूप प्रूफ कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास वर्टिकल अपोजिट एंगल, जिसको इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है ना। एक ही ऐसे कोने हैं और उसके ऊपर ऐसे ये वाले जो कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। और क्योंकि लंब डाला तो 90 डिग्री, ये प्रतिबिंब बना तो भी 90 डिग्री, तो दो कोण आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब दोनों त्रिभुज क्या है, दोनों त्रिभुज सर्वसम। ये अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपन लिखेंगे इसी प्रकार, है ना, इसी प्रकार करके लिख देते हैं, इसी प्रकार, है ना। बहुत आलसी हम लोग, इतना नहीं लिखा जाता, तो हमने लिख दिया इसी प्रकार त्रिभुज। अब त्रिभुज में ऑर्डर का ध्यान रखना, अगर मैं लिख रहा हूं बच्चों ए डैश बी डैश और एक और क्या हमारे पास एफ, है ना, पीछे आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ए डैश बी डैश एफ, देखो यहां से स्टार्ट करा है ए डैश बी डैश एफ, तो यहां पे एन से स्टार्ट होगा, एन एम एफ, यहां पे अपन लिखेंगे ये समरूप हो गए एन एम एफ के। अगर वही सेम लॉजिक, अगर दोनों त्रिभुज हमारे पास समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बच्चों मैं थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर रहा हूं, मतलब एन एम एफ को पहले लिख रहा हूं, ए डैश बी डैश एफ को मैं पीछे लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं अभी आपको समझ आ जाएगा। कुछ नहीं, सिर्फ ऑर्डर चेंज करा है, मतलब पहले इस त्रिभुज को फिर उस त्रिभुज को, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए डैश बी डैश एफ। अब ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि जब मैं इस त्रिभुज का ये पहले भाई मुझे एन एम भुजा चाहिए ना, एन एम भुजा लूंगा, फिर उसके बाद ए डैश बी डैश लूंगा। एक्चुअली क्या करना है, मुझे ऐसा एक और पार्ट चाहिए होगा, वो निकालने की कोशिश कर रहा हूं, समझ आएगा भाई आपको। चलो, अगर मैंने ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप बता रखा है तो हम यहां पे लिखेंगे एम एन, यहां लिखेंगे ए डैश बी डैश। तो लिखें अपन एम एन और नीचे अपन लिखेंगे ए डैश बी डैश बराबर। यहां देखो बच्चों, अगर एन एम लिया है तो इसकी भुजा कौन सी हो गई, यहां से स्टार्ट करें अगर अपन एफ एन, तो अपन लिख देते हैं यहां पे एफ एन, और वहां पे कौन सी होगी इस त्रिभुज में, देखिए एफ ए डैश, एफ ए डैश। अब बच्चों प्रॉब्लम ये है, एक समीकरण तो ये आ गई और एक समीकरण ये आ गई। ए डैश बी डैश तो मैच कर रहा है, लेकिन ए बी वाला पैटर्न मैच नहीं कर रहा। यहां पे ए बी आ रहा है, वहां पे एन एम आ रहा है। प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर ही तो होगी, ए बी एन एम के इक्वल है, यही तो हम चाहते थे। इसलिए तो मैंने ट्राइंगल की जो पोजीशन है उसको चेंज करा, ताकि मुझे फिर वहां पे उनका उल्टा ना करना पड़े, व्युत्क्रम ना करना पड़े। तो बच्चों यहां पे अपन लिखेंगे, देखो जो हमारा एन एम है वो किसके बराबर होगा, ए बी के। तो अपन यहां पे लिख देते हैं, साफ साफ दिख ही रहा है, एन एम जो है वो किसके बराबर है, ए बी के। क्यों बराबर है, क्योंकि जो प्रकाश की किरण वस्तु से निकली थी वो मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर। अगर दो रेखाएं समांतर है तो कहीं भी उनके बीच की दूरी लो, हमेशा बराबर आएगी। ठीक है, तो यहां पे अपन लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश बराबर एफ एन अपॉन एफ ए डैश। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। क्योंकि समीकरण 1 और 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है, देख लीजिए, इसका लेफ्ट और उसका भी लेफ्ट, दोनों क्या है, सेम है। तो समीकरण 1 और 2 की अपन क्या कर देते हैं, तुलना। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो समीकरण 1 व 2 की अगर हम तुलना करेंगे, क्योंकि लेफ्ट वाला पार्ट इक्वल है तो राइट वाला भी इक्वल होना चाहिए। राइट वाला कौन है, ए पी अपॉन ए डैश पी, ए पी अपॉन ए डैश पी, और यहां पे कितना है, एफ एन अपॉन एफ ए डैश। ठीक है, अब बस वैल्यूज रखनी और कुछ भी नहीं करना है। अब देखो बच्चों एपी क्या है, देखो ये रहा, अरे हम आगे चले गए ज्यादा, है ना। एपी, एपी हमारा क्या है, देखो यू, तो यहां पे अपन लिखेंगे, यहां लिख देते चलो, एपी हमारा क्या बच्चों, यू, लेकिन क्योंकि लेफ्ट में है, बाएं पक्ष की तरफ है, तो माइनस का यू। फिर ए डैश पी और चाहिए वहां पे, बच्चों ए डैश पी देखो ये रहा, वो क्या हमारा वी, लेकिन प्रॉब्लम क्या भाई कि ए डैश पी जो वो भी कहां पे है, लेफ्ट में है, तो इसका मतलब इसको भी कैसे लिखेंगे, नेगेटिव। अब एक प्रॉब्लम समझाता हूं जो मैं आपको बोल रहा था, एफ एन तो ठीक नहीं है, एफ ए डैश तो ठीक है, चलो
एफ ए डैश का मतलब हो गया स्मॉल एफ, ठीक है। अब ये एफ एन का मतलब क्या करूं, क्योंकि सारी दूरियां तो पी से मापी जाती है और एन और पी तो एक बिंदु पे है ही नहीं, तो यहां पे अपन एक छोटे से अजम्पशन का और यूज करेंगे। हमने बोला भाई ये हमारा जो अपन दर्पण ले रहे हैं उस दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, मतलब छोटा सा अपन ने दर्पण लिया, उस दिन आपको बताया था ना, बहुत छोटा सा था, तो प्रकाश किरणें ज्यादा ऊपर जा ही नहीं पाएगी, मतलब बहुत ही छोटे से एरिया में जा पाएगी। तो अगर प्रकाश किरण अगर यहां पे भी गई है, क्योंकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या बहुत बड़ी है, जब आप लंब डालोगे तो वो लगभग किसके ऊपर जाके गिरेगा, वो बहुत क्लोज होगा किसके, पी के। तो मान लेंगे एन और पी क्या कर रहे हैं, अतिव्यापन कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो अपन यहां पे लिख देते हैं चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है एवं प्रकाश मुख्य अक्ष के समीप है, अतः एन व पी एक ही बिंदु पर होंगे, ठीक है ना, काफी पास हैं तो एक ही बिंदु पर होंगे, ठीक है। तो अगर दोनों एक ही पॉइंट पे बच्चों, तो एफ एन को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एफ पी से, क्योंकि यही प्रॉब्लम कर रहा है, सारी दूरियां पी से मेजर होती है, ये भाई सब एन आ गए बीच में, अपन यहां पे लिख देंगे कि एफ एन का लगभग मान किसके बराबर है, एफ पी के। बस ये यहाँ पे एक छोटा सा चेंज था, ये अपने को साइड में लिखना है और इसी के बेसिस पे अपन लिखेंगे एफ पी किसके बराबर है, एफ ए डैश के। हमारा रिलेशन आ गया ए पी अपॉन ए डैश पी इक्वल्स टू एफ पी अपॉन एफ ए डैश, ठीक है। वापस पीछे आ जाते हैं, तो देखो बच्चों अब एफ पी के जो वैल्यू हमारे पास, एफ पी ये हमारे पास फोकस है, मुख्य फोकस पे हमारे पास हो गया स्मॉल एफ, ठीक है। और देखो यहां हम इसको हटाते हैं, तो यहां देखो कि भाई ये वाली जो वैल्यू है ए डैश पी, ये ए डैश पी हमारे पास क्या बच्चों, वी, और ये वाली जो वैल्यू है बच्चों वो क्या हमारे पास, एफ। तो अगर मुझे ए डैश एफ निकालना है, तो ए डैश एफ देखो किसके बराबर है, ए डैश एफ बराबर है ए डैश पी में से आप क्या माइनस करोगे, हमारा एफ पी, और ए डैश पी क्या है, ए डैश पी हमारे पास वी, और ए डैश पी क्या हमारे पास, एफ, क्योंकि ये लेफ्ट में है इसलिए पूरी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। अब ध्यान रखना ये पूरी एक वैल्यू है, तो उसको पूरा नेगेटिव बनाने के लिए माइनस का साइन कहां लगेगा बच्चों, आगे की तरफ लगेगा, ऐसे नहीं आप वी के आगे माइनस लगा दो तो फिर गड़बड़ हो जाएगी रिलेशन में, ठीक है। तो ये चारों वैल्यू हमारे पास आ गई है, इसको बस उस रिलेशन में अपने को रखना है। तो देखो यहां हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास आएगा u, यहाँ v नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है माइनस का f और यहाँ आ रहा है माइनस का v माइनस f, ठीक है। माइनस से माइनस बन गया, ये माइनस से माइनस बन गया, इसको हम करते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, वज्र गुणा, ये इधर ये इधर, तो क्या हमारे पास u v माइनस f इज इक्वल टू v f, तो uv माइनस uf इज इक्वल टू vf। लेकिन रिलेशन तो अभी भी वो नहीं मिल रहा जो चाहिए, वहां पे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, पढ़ रखा होगा सबने। तो बस क्या करेंगे बच्चों, रिलेशन निकालने के लिए दिख रहा होगा वैसे तो, कई बच्चों के दिमाग में हिंट तो आई गई होगी कि क्या करना है अपने को यहां पर uvf से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं इस चीज को, तो अपन क्या करने वाले यहां पर लिख देते हैं, इसके बाद यहां है कहानी, ठीक है। तो इस दोनों और uvf से डिवाइड भाग देने पर, दोनों और uvf से भाग देने पर, ठीक है। दिया तो देखो क्या मिलेगा, uv अपॉन uvf माइनस uf अपॉन uvf इक्वल्स टू vf अपॉन uvf। देखो बच्चों ये हमारा uv से uv कैंसिल हो गया, u से u कैंसिल हो गया, f से f कैंसिल हो गया, और v से v कैंसिल हो गया, f से f कैंसिल हो गया। तो यहां मुझे क्या मिल रहा है, 1/f माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/u। इसको उधर ले जाओ, 1/f किसके इक्वल आया बच्चों, 1/u प्लस 1/v। आई होप सबको याद होगा, यही दर्पण सूत्र होता था। यहां पे अपन एक
कंक्लूजन पे यानी कि रिजल्ट पे पहुंच गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यूज करेंगे अभी हम जो न्यूमेरिकल करने वाले हैं उसके अंदर। ठीक है, आई होप इतनी बात सबको क्लियर हो गई है। पर बच्चों यहां पर एक चीज हमारे पास और है जो मैंने आपको बोली थी, वो है आवर्धन। तो अपन पढ़ने वाले हैं अब आवर्धन। ठीक है, ताकि ये वाला हमारा टॉपिक खत्म हो। अब आवर्धन का मतलब क्या होता है बच्चों? आवर्धन को अपन इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन नाम से समझ आ रहा है, जब किसी चीज को बड़ा करके देखे। मैग्नीफाइंग ग्लास क्यों बोलते हैं उसको? क्योंकि वो चीजों को बड़ा कर देता है। तो यहां पर मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है, आवर्धन का क्या मतलब है कि जो प्रतिबिंब बना है ना वस्तु से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, कुछ भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो आवर्धन का मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जो है वो बिंब से यानी वस्तु से कितना बड़ा या कितना छोटा है। तो आवर्धन जिसको अपन मैग्निफिकेशन बोल रहे हैं, उसका सूत्र क्या बना? इसको अपन स्मॉल एफ से लिखते हैं बच्चों, क्योंकि एम से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है। तो हमारे पास इसका सूत्र हो गया प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब मतलब वस्तु की ऊंचाई, है ना। यहां पे अपन लिख देते हैं वस्तु या बिंब, जो भी आप लिखना चाहें, दोनों का मतलब ऑब्जेक्ट ही होता है। तो बच्चों अभी हमने बोला था प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है बच्चों? एच डैश, और बिंब होता है एच। अब इसका सूत्र कहां से लाएं? अगर हमें प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई नहीं पता तो फिर क्या करें? उसके लिए अपन आते हैं वापस हमारी डेरिवेशन की तरफ। देखो ये रहा, इस डेरिवेशन में इस स्टेप को थोड़ा सा अपन अच्छे से गौर करें तो हमें समझ आएगा ए बी एक्चुअली वस्तु की ऊंचाई है, मतलब एच डैश है, सॉरी एच है हमारा, और ए डैश बी डैश के हमारे पास एच डैश। क्योंकि अगर अपन यहाँ पे साइन कन्वेक्शन का यूज करें, ठीक है, मतलब अगर हम चिन्ह देखें, चिन्ह परिपाटी, तो ये हमारा है धनात्मक और ये हमारा है ऋणात्मक, क्योंकि प्लस वाई में है और ये माइनस वाई में। तो ये हो गया प्लस और ये हो गया हमारे पास माइनस। और ये दूसरी तरफ किसके इक्वल है? एपी। एपी क्या हमारा? माइनस का यू, देख लीजिए आप लिखा है यहाँ पे, और ए डैश पी हमारे पास माइनस वी। ठीक है, सॉल्व करने पर हमें क्या मिला? सॉल्व करने पर हमें मिला एच अपॉन एच डैश किसके इक्वल आ रहा है? माइनस का यू अपॉन वी, एच अपॉन एच डैश। ठीक है, इसको सॉल्व करा तो हमें क्या मिला? एच डैश अपॉन एच डे हमारा किसके इक्वल आ रहा है? माइनस का वी अपॉन यू। ये यहां से हमने निकाला, ये निकाल लिया ऐसे। अब इसका यूज हम वाई कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे अपन ने किसके लिए निकाली है? एच अपॉन एच डैश, है ना। एच डैश नीचे हमारा, एच ऊपर है, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे वैल्यू चाहिए एच डैश अपॉन एच की। तो मैं क्या करूंगा? दोनों तरफ उल्टा उल्टा कर दूंगा, व्युत्क्रम ले लूंगा। तो बच्चों एच डैश अपॉन एच किसके को लाएगा? अच्छा ठीक है, हमने पहले ही लिख दिया था, यहां थोड़ा हमने गड़बड़ कर दिया है। यहां पर पास यू अपॉन वी आएगा ना, कुछ नहीं करा, ये नेगेटिव साइन को उधर लेके चले गए। एच अपॉन एच डैश माइनस का किसके बराबर था? यू अपॉन वी। चलो उसको पीछे लिख लेते हैं, छोड़ो वहां चलते हैं। हमारा ये आ रहा था एच, ये आ रहा था माइनस एच डैश, और ये किसके बराबर आ था? यू अपॉन वी के। ठीक है, ये आ रहा था हमारे पास। यहां से हमारे को एच डैश अपॉन एच चाहिए। तो बच्चों एच डैश अपॉन एच के लिए दोनों तरफ ले लो व्युत्क्रम, माइनस के साइन को ले जाओ इधर, तो ये क्या? माइनस का वी अपॉन यू। ये हमारे फॉर्मूला आ गया आवर्धन का। आई होप सबको समझ आया होगा कि फॉर्मूला आया कहां से। अब बच्चों थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, इस m की अलग अलग पॉसिबिलिटी को देखते हैं। तो देखो बच्चों, अगर m जो है वो एक से बड़ा है, एक से बड़ा है, इसका क्या मतलब है कि h डैश जो है वो h से क्या होगा? बड़ा होगा। h डैश h से बड़ा है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो बन रहा है वो बिंब से क्या बन रहा है? बड़ा बन रहा है। कब बनता है? जब वस्तु f से आगे रखी हुई, उससे पहले। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन एक से बड़ा है, इसका मतलब प्रतिबिंब बिंब से ऊंचा बन रहा है। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं प्रतिबिंब जो है वो बड़ा बनेगा। ठीक है, दूसरा केस क्या हो सकता है? यार m जो है वो एक से छोटा हो जाए। तो इसका मतलब क्या है? देखो h डैश जो है वो क्या हो जाए? h से छोटा हो जाए। कैसे बोल रहा हूं मैं ये सब? देखो इस m ग्रेटर देन 1 का मतलब हो गया h डैश जो है h से बड़ा है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे ये देखो क्रॉस कर दो, h डैश जो है h से बड़ा है, यही मैं लिख रहा हूं बार बार। ऐसे इसके अंदर भी लिखा है। तो अगर h डैश जो है h से छोटा है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो बन रहा है ना वो बिंब से छोटा बना, मतलब इस बार जो हमारी इमेज बनी ना उनसे छोटी निकली। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस बार प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा बन रहा है। और अगर यही m बच्चों 1 के इक्वल आ जाए तो
एच डैश किसके बराबर हो जाता है? एच के। इसका मतलब प्रतिबिंब बिंब के बराबर है, यानी इस केस में बराबर आकार का बन रहा है। ठीक है, आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। अब या तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है या तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। तो अगर m का मान धनात्मक है बच्चों, तो इसका क्या मतलब है? m का मान धनात्मक कब होगा? जब h भी धनात्मक हो और h डैश भी धनात्मक हो। इसका मतलब दोनों ऊपर ही बने। भाई वस्तु तो ऊपर होती है, अगर उसका प्रतिबिंब भी ऐसे ऊपर ही बन जाए तो ये और ये सेम साइन के हो जाएंगे, एक दूसरे के साइन को मार देंगे तो धनात्मक मिलेगा। तो इसका मतलब अगर m जो हमारा धनात्मक है, मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा। और जनरली जब प्रतिबिंब सीधा बनता है तो कैसा होता है? आभासी। ठीक है ना, अगर वो सीधा बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा? आभासी, जैसा कि हमारे उत्तल दर्पण में होता है। ठीक है, या फिर अवतल के लास्ट वाले केस में। इसके बाद में देखो बच्चों, अगर m का मान ऋणात्मक है तो इसका मतलब अगर बिंब तो हमेशा ऊपर होता है, तो बिंब यानी वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब नीचे, दोनों विपरीत एक दूसरे के। तो इसका मतलब हमारे इस केस में प्रतिबिंब कैसे बनेगा? उल्टा। और अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वो हमेशा वास्तविक होता है। तो हमारे पास उल्टा और साथ के साथ वास्तविक। तो ये हमने सारी पॉसिबिलिटी लिख दी है m के बारे में, जितनी भी कहानी थी हमने सब लिख डाली। ठीक है, इसमें से कई सारी चीजें बच्चों को ऑलरेडी आती होगी या सारी आती होगी, सबने 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। बस थोड़ा सा पॉलिश करना था, धूल मिट्टी जो लग गई थी ना तुम्हारे, उन सबको हटाना था अपने को। ठीक है, आई होप ये सबको क्लियर है। चलो, तो ये टॉपिक हमारा होता है खत्म। तो अब हमारा टॉपिक खत्म हुआ है तो एग्जाम्पल तो करेंगे अपन। तो बच्चों आप इसका बुक में डायग्राम देख लीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। एग्जाम्पल नंबर 9.2 का है डायग्राम। मैंने बुक से इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसी में आंसर दिया हुआ था, फिर मैं करवाता कि अगर आंसर ही एज इट इज ले लेता तो नहीं। ठीक है, तो मैंने डायग्राम जो है वो नहीं बनाया, मैं बना देता हूं, बना देता। अब यहां पर इन लोगों ने क्या बोला? यहाँ पे बोला है भैया एक फोन रखा हुआ है, भाई सी पे है ना, सी से आगे थोड़ा एक फोन रखा हुआ है। वो फोन कौन सा? बच्चों वाला। वो एक बटन दबाते निम्बुड़ा निम्बुड़ा निम्बुड़ा, है ना, ऐसे से गाने चालू हो जाते हो, छोटे बच्चे वाला होता है ना, वही वाला। तो वो वाला यहाँ पे इन लोगों ने फोन रख दिया सी के ऊपर और बोले इसका प्रतिबिंब बताओ कैसा बनेगा। तो आसान है बच्चों, देखो इसमें सारी पॉसिबिलिटी देखनी है। अब ध्यान से सुनना। अब मान लेते हैं कि हमारा फोन जो है ना छोटे 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 बहुत सारे लेयर से बना हुआ है। अब एक लेयर जो एग्जैक्टली सी पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब सी पे बन जाएगा, समान आकार का बन जाएगा। और जैसे जैसे हम दर्पण की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आकार क्या होने लग जाता है? धीरे 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 बढ़ने लग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे हम दर्पण की तरफ जाएंगे फोन का आकार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मतलब जो भी इसकी इमेज बनेगी ना वो एक जैसी नहीं बनेगी, कहीं से मोटी बनेगी कहीं से पतली बनेगी। देखते हैं। तो देखो अगर सी पे रखा है तो सी के बराबर ही बन गया। ये बराबर तो नहीं दिख रहा, सी को हटा देता, थोड़ा सा सी को ऊपर लिख देते। तो देखो अगर मैं इसको सी वाले पे जो भी रखा है उसको एक वस्तु मान लो, सीधी एक लाइन मान लो, तो इसकी जो प्रतिबिंब बनेगा बिल्कुल एग्जैक्टली इसी लेंथ का बनेगा। बना दिया। अब जैसे जैसे मैं आगे जाता जाऊंगा वैसे वैसे प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाएगा, तो बढ़ाते जाएंगे तो कुछ ऐसा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है ना, यानी इसका प्रतिबिंब कुछ इस तरीके का होगा। समझ गए आप लोग? रे डायग्राम से बनाना बना लो यार, रे डायग्राम में क्या है, कोई मुश्किल तो है नहीं हमारे लिए। चलो, तो ये लाइन यहां से गई, जो मुख्य अक्ष के समांतर होती है मुख्य फोकस से गुजरती है, ये थोड़ा आगे चली गई तो इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है यार थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। यहाँ निम्बुड़ा निम्बुड़ा की ये कहानी चालू हो रही है, यहाँ पे खत्म होती है। ठीक है, ये ऐसा ऐसा कुछ बनेगा, है ना, ये प्रतिबिंब। अब चाहिए तो आप एक और पॉइंट ले लो, जैसे कि मान लो आपने बीच में से कहीं लिया तो कहां से पास होगी? मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस से पास होगी तो उसको आगे वाले पार्ट से मिलना चाहिए, तो आगे वाले पार्ट से जाकर के मिल जाएगी। ये देखो इस तरीके से कुछ। ठीक है, बेसिकली लॉजिक यही है कि सी पर अगर वस्तु रखी है तो उतने ही आकार का प्रतिबिंब बनेगा। जैसे जैसे आगे जाते जाओगे उसका प्रतिबिंब का आकार क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो इमेज कुछ इस तरीके की बनेगी। 2-4 लाइनें आप ड्रॉ करके बता देना, काम खत्म। ठीक है, आई होप क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं। ओके, ये हमारे सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, कुछ 10th क्लास के लेवल का ही क्वेश्चन नहीं है, पर अभी 12th की एनसीईआरटी ने दिया है तो करना तो पड़ेगा।
तो 10th के लेवल का क्वेश्चन है, कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं है। आप आराम से एक बार क्वेश्चन को रीड करिए, ट्राई कीजिए खुद से करने का, पॉज करके वीडियो, और फिर जब नहीं होता तो फिर वापस आगे कंटिन्यू करिए वीडियो। चलो उदाहरण 9.3 क्या बोल रहा है, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से इतने और इतनी दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, आवर्धन, सब चीजें निकालनी है। तो सबसे पहले तो कुछ चीजें जज करनी है, जैसे हमें दर्पण कौन सा दे रखा है, तो दर्पण हमें दे रखा है अवतल, तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। और क्या दे रखा है, उसने बोला वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब आर, तो आर कितना हमारे पास 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों आई होप सबको पता है अवतल दर्पण में लेफ्ट की तरफ होता है आर, तो इसका मतलब वो कैसा होगा, ऋणात्मक। यहां से एफ निकल आएगा कि एफ किसके बराबर होता है, r/2 के, तो आया हमारे पास माइनस का 15/2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास एफ आ गया। अब वस्तु कहां रखी है, वस्तु रखी है 10 सेंटीमीटर पे, वस्तु रखी है मतलब u हमें दे रखा है, और क्योंकि लेफ्ट में होता है इसलिए वापस नेगेटिव। अब बच्चों थोड़ा सा है ना, इसका आंसर हम पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं कि क्या आएगा। अब देखो बच्चों, कुछ ऐसी कहानी है, ये हमारा दर्पण हो गया है, अवतल है, ये P है, ये F है, ये C है, और जो हमें F दे रखा है वो 15/2 है। 15/2 का मतलब हो गया 7.5, ठीक है। तो ये 7.5 और ये 15, तो देखो थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा हमें आंसर का कि हमें करना क्या है। तो हमारे पास हो गया 7.5 और ये हमारे पास हो गया 15, ठीक है। तो बच्चों जो वस्तु रखी है वो रखी है 10 सेंटीमीटर पे। 10 सेंटीमीटर का मतलब वो कहीं ना कहीं F और C के बीच में कहीं रखी है, बीच मतलब उनके कहीं ना कहीं बीच में। तो अगर F और C के बीच में प्रतिबिंब वस्तु रखी होती है तो प्रतिबिंब का बनता है C से परे, मतलब जो V की वैल्यू आएगी वो 15 से ज्यादा आएगी। हमने प्रेडिक्ट कर लिया। वस्तु यहां कहीं रखी है, क्योंकि वस्तु यहां कहीं रखी है तो कहीं ना कहीं उसका जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो C से परे बनेगा, सिंपल, ठीक है। क्योंकि वस्तु का रखी है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, तो 10 सेंटीमीटर अपन बता देते हैं, ठीक है। तो एक आइडिया से अपन डायग्राम बना लेते हैं, कैसा बनेगा। एक सीधी ली, मुख्य फोकस से गुजार दी, ये लो गुजार दी भाई। एक को अपन कहां से पास करें, चलो P से पास करवा देते, P से पास करवाया हमने, P से पास करवाया तो P से गुजर जानी है, ये देखो गुजर गई। तो देखो मुख्य हमारे जो हमारा C था उससे दूर बन गई, इसको नाम दे दो आप A', और जो प्रतिबिंब बना उसको नाम दे दो A', वस्तु से बड़ी बननी है। तो मैग्निफिकेशन जो है हमारा वो नेगेटिव आएगा क्योंकि उल्टी बनती है, एक से बड़ा आएगा क्यों, क्योंकि बड़ी बनती है। हमने सब पहले बता दिया, C से दूर बनेगी, ये भी हमें पता चल गया। तो इसने आवर्धन पूछा है, बिना बोले हम कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रकृति उल्टा और वास्तविक, प्रकृति भी हमने बता दी। पर चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कायदे से। तो बच्चों हमें V निकालना है, तो 1/f = होता है 1/v + 1/u। V चाहिए, u को इधर ले आओ। पहले फॉर्मूले को ना अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लो, उसके बाद वैल्यूज रखना। तो ये फॉर्मूला आ गया। अब f का मान क्या है, f का मान है -15/2, माइनस u का मान कितना है -10, ये -10, ये बराबर 1/v। तो बच्चों देखो ये जो 15/2 है इसका 2 का चला जाएगा ऊपर, तो होगा 2/15, और ये नेगेटिव साइन को हम ऐसा करते हैं ऊपर ही रख लेते हैं ना, नीचे ऊपर कहीं रख सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ना नहीं भाई। 1/-2 लिखा तो भी ठीक, माइनस का 1/2 लिखा तो भी ठीक, तो बस माइनस के साइन को ऊपर लिख दिया। और ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस 1/10। अब बच्चों इन दोनों का निकालना अपने को एलसीएम, तो 15 और 10 का बच्चों एलसीएम होता है 30। आई होप सबको निकालना आता है, ठीक है। तो ये हो गया 15 और 10 का हो गया 30, तो ये 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4, तो -4 प्लस 10 दिया 30, सॉल्व करा तो आ गया 3, माइनस का 1/3 आया, 1/v का मान है, लेकिन ये मेरे को 1/v थोड़ा चाहिए था, मुझे तो v चाहिए था। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे तो हमें v का मान कितना मिलेगा, -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो प्रतिबिंब बना है वो पोल से यानी ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूर है, मतलब r से जस्ट डबल यानी 2r डिस्टेंस के ऊपर बन गया, क्योंकि उसकी जो वक्रता त्रिज्या थी वो 15 थी। तो हमने सही प्रेडिक्ट करा था कि भाई 15 से बड़ा बनना चाहिए था, ऋणात्मक बनना चाहिए था, और बस ये दोनों प्रेडिक्शन थी हमारी, कर ली हमने और ये करेक्ट निकली। तो ये दूरी जो हमें दे रखी है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो बच्चे इससे एक आइडिया हो जाता है, रफ आइडिया कि क्या होगा कैसे होगा, सब हमें आइडिया हो जाता है, ठीक है।
अब उसने आगे पूछा अपन से मैग्निफिकेशन, तो वो भी निकाल लेते हैं। देखो मैग्निफिकेशन यानी हमारा आवर्धन, मैग्निफिकेशन वो हमारे पास क्या होता है माइनस का v अपॉन यू। बच्चों v का मान अभी हमारे पास आया माइनस का 30, u का मान मैंने रखा माइनस का 10, ये इससे कैंसिल हो गया, हमारा आंसर है माइनस का 3। यूनिट नहीं होती है इसकी, कोई ध्यान रखना, ऐसे नहीं आप बैठ के यूनिट लगा दो, कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि h डैश अपॉन h से जो भी उसकी मात्रक रहा होगा सेंटीमीटर मीटर उससे कैंसिल हो जाता है, तो कोई मात्रक नहीं होता इसका, मात्रकहीन राशि है। तो -3 हमें क्या बता रहा है, एक से बड़ा आ गया, एक से बड़ा है, इसका मतलब वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वस्तु से बड़ा बना है। तो -3 का क्या मतलब, अगर मैं m के सिर्फ मान के बारे में बात करूं, साइन को भूल जाओ, साइन को भूल जाओ, मतलब अगर मैं सिर्फ 3 बोलूं तो 3 तो 1 से बड़ा है, इसका मतलब प्रतिबिंब वस्तु से कैसा होगा, बड़ा। बच्चों इसको बोलते हैं मॉड, मॉड धनात्मक कर देता है चीज को। तो अभी मुझे सिर्फ उसकी वैल्यू से मतलब है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है ना। तो हम यहां लिख देते हैं वस्तु के आकार से बड़ा होगा, यहां ग्रेटर देन का साइन लगा दो तो भी चल जाएगा। और यहां पे ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है, नेगेटिव चिन्ह बताता है, क्या बताता है, प्रतिबिंब उल्टा व वास्तविक होगा, उल्टा व वास्तविक होगा, ठीक है ना। नेचर वेचर सब लिख दिया अपन ने, ठीक है। तो बच्चों ये पहला वाला जो पार्ट था हमारा, मतलब पार्ट नंबर 1, इसने दिया था ना 2 पार्ट, तो फर्स्ट वाला पार्ट तो मैंने आप लोगों के लिए कर दिया। सेकंड वाला पार्ट आप लोगों को खुद करना है, आपको मैं हिंट जरूर दे देता हूं, आपका होमवर्क है, और जो भी आपका आंसर आए वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ऐसा नहीं आप बुक में से छाप दो एज इट इज का एज इट इज, सर हमने तो कर लिया, ऐसे मत करना, कोई आंसर तरीके से निकालना। अब मैं आपको हिंट सारा दे देता हूं, इस बार मैं वस्तु 5 सेंटीमीटर पर दे रखी है, तो बच्चों देखना कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, हम यहाँ पे आंसर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वही सेम कहानी है सारी। पहले मैं तो वो रफ डायग्राम बना लेता हूँ एक, ये हमारे पास P है, ये हमारे पास F है, ये हमारे पास C है, जो हमारा F है वो 7.5 मीटर के डिस्टेंस पे आ रहा था, है ना, 7.5 सेंटीमीटर। ये हमारा C जो है हमारा 15 सेंटीमीटर पे आ रहा था, और वस्तु कहाँ रखी है, वस्तु इस बार रखी है बच्चों हमारे पास 5 सेंटीमीटर, मतलब वो F और P के बीच में कहीं है। तो हमें पता है अगर वस्तु F और P के बीच में रखी होती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है, दर्पण के अंदर, मतलब मैं देख सकता हूं दर्पण के अंदर, प्रतिबिंब कहां बनेगा, दर्पण के अंदर, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बन रहा है, या आप बोलो पीछे बन रहा है, पीछे वैसा कुछ होता नहीं, मतलब हम यहां पे डायग्राम में पीछे बताते हैं, वैसे दर्पण के अंदर होता है। तो ऑब्वियस ही बात है अगर वो यहां बन रहा है तो V का मान कैसा होना चाहिए, धनात्मक। मैग्निफिकेशन कैसा होना चाहिए, धनात्मक। मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस केस में प्रतिबिंब जो होता है वस्तु से बड़ा बनता है। रे डायग्राम में आप लोगों को बना के बता देता हूं, देखो एक सीधी गई जो कि कहां से पास हो रही है, हमारे F से, एक को पोल से डाल दो, आसान है, वो इसी कोण पर बाहर की तरफ इस तरीके से हो जाएगी। अभी तो दूर दूर जा रही है, अरे भाई पैरेलल जाती, समांतर जाती तो मैं बोल देता अनंत पे मिल जाएगी, लेकिन अब तो दूर जा रही है, जब दूर जा रही है तो मिलेगी नहीं कहीं। मैं कौन हूं भाई बच्चों, मैं हूं ऑब्जर्वर, तो मैं देखूंगा यहां से, अब मैं देखूंगा कहीं से तो आ रही है लाइट, जादू थोड़ी ना है भगवान का कि लो भाई एक लाइट निकल गई ना, वो पहले मूवीज में दिखा देते हैं वो, है ना, जैसे वो मैंने देखा था, क्या नाम था, कंस, कंस की ना आकाशवाणी हुई थी, ऐसा कुछ तो होने नहीं वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो कहीं से तो लाइट आ रही है, तो हमारी आइस जो है उसका पीछे की तरफ एक प्रतिबिंब बना देगी, ये हमने पीछे की तरफ प्रतिबिंब बना दिया इसका, जो कि काफी बड़ा बन रहा है। तो यानी मैग्निफिकेशन, आवर्धन 1 से बड़ा होगा, धनात्मक होगा, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है, ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, ठीक है। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो यहाँ पर सारी चीजें मैंने आपको प्रिडिक्ट करके बता दी है, बाकी करेंगे आप लोग होमवर्क। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूं DIY, डाई नहीं है, ये लिखा है डू इट योरसेल्फ, अपने आप करें, ठीक है। चलो बच्चों, आई होप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे हमारा परावर्तन वाला पार्ट पूरी तरीके से होता है बच्चों समाप्त। अब हम चलेंगे हमारे अपवर्तन के पास। जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इस पार्ट में हम सिर्फ उसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, बाकी अपवर्तनांक क्या चीज है, उसके क्या कहां पे अपन यूजेस करते हैं, वो सारी चीजें। उसके बाद अपवर्तनांक के बाद भी आगे हमारे पास TIR आ जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, मोस्ट IMP टॉपिक है इस चैप्टर का, वो आएगा, उसके अपने कुछ एप्लीकेशंस होंगे,
वो सारी चीजें अपन कहाँ करेंगे, वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, क्योंकि नहीं तो ऐसे तो 2 घंटा खिंच जाएगी क्लास तुम्हारी, ठीक है। चलो तो बच्चों देखो, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं। देखो यहाँ पे एक पेंसिल है, उसको ग्लास में डाल दिया, मुड़ी हुई दिख रही है। टैंक बोलते हैं ना, एक कहावत है कि भाई टैंक के तल को देख करके टैंक की गहराई का पता हम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि टैंक का तल जो होता है वो अपवर्तन की वजह से उथला दिखता है, ऊपर की तरफ उठा हुआ दिखता है। या देखो ये डायग्राम तो सबने बचपन से खूब देखा होगा। एक प्रकाश की किरण को जब एक ग्लास स्लैब पे डाला जाता है, मतलब कांच की सिल्ली पे डाला जाता है, तो इस तरीके से बेंड बेंड हो जाती है, ठीक है। या फिर रात के टाइम पे आप स्टार्स देखो चमकते हुए दिखते हैं, या फिर सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले, मतलब सूर्योदय से पहले मतलब सनराइज हुआ भी नहीं तो भी सन दिख रहा है, सनसेट हुआ भी नहीं तो भी सन दिख रहा है। आई गेस सबको पता होगा हमारा एक दिन 23 घंटे 55 मिनट और 48 सेकंड का होता है, तो जिसको अपन अप्रोक्सीमेटली 23 घंटे 56 मिनट मान लेते हैं। तो सर ये 4 मिनट एक्स्ट्रा कहां से आ गए? हम फिर 24 घंटे क्यों बोलते हैं? हम तो बोलते हैं हमारे पास 24 घंटे, नहीं हमारे पास 24 घंटे इसलिए होते हैं क्योंकि 2 मिनट पहले सनराइज हो जाता है, सूर्य उदय हो जाता है, और 2 मिनट बाद सूर्य अस्त होता है, यानी सनसेट होता है। तो ये 4 मिनट का बेनिफिट हमें मिलता है अपवर्तन की वजह से, ठीक है। हमारा जो वायुमंडलीय अपवर्तन है इसकी वजह से मिलता है, ठीक है। ना मिले तो अपने को तो 23 घंटे और 56 मिनट ही मिलेंगे। तो हर दिन ये 4 मिनट बच करके 4 साल बाद एक लीप ईयर का दिन बना देते हैं, जिसको अपन 29 फरवरी बोलते हैं। बड़ी क्या खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनका 4 साल में एक बार बर्थ आता, नहीं बार बार पार्टी नहीं देनी पड़ती। चलो तो आई होप ये बात सबको समझ आ गई होगी कि हम किस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारी रीजन, मतलब ये सारी चीजें क्यों हो रही है, ठीक है। क्या हो गया कि भाई ये पेंसिल मुड़ी हुई दिख गई, क्या हो गया कि लाइट ऐसे बेंड हो गई, क्या हो गया कि हमें सूरज ज्यादा पहले ही दिखने लग गए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, और इसके पीछे रीजन अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आप में से कई बच्चे ऑलरेडी जानते होंगे, जो नहीं जानते वो अच्छे से पढ़ लो। अच्छा देखो क्या हुआ, समझाते हैं। अब समझना, पीछे वापस आते हैं इस डायग्राम पे। अब भाई पेंसिल जो है ना वो रखी है पानी के अंदर। अब पेंसिल को तुम देख रहे हो, सही है, लेकिन यहां पर जो प्रकाश निकलने वाला है वो पेंसिल से, भाई ये क्यों दिख रहा है मेरे को मारकर? क्योंकि हमारे आसपास एनवायरमेंट में, वातावरण में श्वेत प्रकाश है, व्हाइट लाइट है, उसको इसने एब्जॉर्ब करा, अवशोषित करा। अवशोषित करने के बाद बोले सारी लाइट में होल्ड नहीं कर सकती, अपने पास नहीं रख सकती, कुछ कर देगी परावर्तित। जब ये कुछ प्रकाश परावर्तित कर देगी तो वो परावर्तित प्रकाश, मतलब कुछ इसने रिफ्लेक्ट कर दिया, वापस फेंका मेरी तरफ, तो वो जब मेरी आंखों में जाएगा तो मुझे दिखेगा हाँ भाई मार्कर का कलर ये है, ठीक है। तो जो भी प्रकाश ये परावर्तित कर रहा है, एब्जॉर्ब करने के बाद, अवशोषित करने के बाद, उसी कलर का ही दिखता है। तो पेंसिल को भी हम लाइट सोर्स मान के चलेंगे, यानी प्रकाश का एक स्रोत मान के चलेंगे। तो अगर मैं पेंसिल को प्रकाश का स्रोत मान के चलूं तो पेंसिल से कुछ प्रकाश की किरणें निकलेगी। अब अगर पेंसिल से कुछ प्रकाश की किरण निकलती है तो जब तक प्रकाश की किरण इस जल में चल रही थी तब तक तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन जैसे ही जल के बाहर निकली, अब यार जल के बाहर तो है वायु, और वायु के कण कण है दूर, कोई यहां कोई यहां कोई यहां। बोले भाई जैसे प्रकाश किरण बाहर निकली, यार यहां पे तो मतलब जगह जगह तो खूब फास्ट भागूंगी, बहुत तेज भागूंगी। अंदर तो क्या था, जल के छोटे छोटे अणु थे, पास पास में थे, बड़ी धीरे धीरे इसको निकलना पड़ रहा था। मतलब जैसे मान लो पूरा रोड जाम से भरा पड़ा है, तुमको निकलना है, तुम्हारी स्पीड काफी स्लो होगी, या फिर रश बहुत ज्यादा है, तुम्हारी स्पीड काफी स्लो होगी, मजबूरी में तुम्हें गाड़ी धीरे चलानी पड़ेगी। लेकिन जैसे रश साफ, बिल्कुल क्लीन रोड, तुम तो भागे जोरदार, ठीक है। तो यहाँ पे प्रकाश के साथ भी ऐसा ही होता है। तो प्रकाश जैसे ही इस माध्यम से, जल से बाहर की तरफ निकलता है, वो बेंड हो जाता है। बेंड का मतलब जिस रास्ते पे वो चल रहा था ना, उस रास्ते से थोड़ा सा वो विचलित हो जाता है, हट भटक जाता है। क्यों? क्योंकि उसका वेग बढ़ जाता है। यहाँ उसका वेग कम था, यहाँ पे उसका वेग बढ़ गया। तो प्रकाश का वेग बढ़ और घट रहा है किसकी वजह से? इन माध्यमों की वजह से। इन माध्यमों का जो घनत्व है, प्रकाश घनत्व, यहाँ पे हम एक वर्ड यूज करेंगे बच्चों, एक तो नॉर्मल घनत्व होता है, एक हम यूज करते हैं प्रकाशिक घनत्व, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ये ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि भाई इसके गण कितने पास है या इसके गण कितने पास है। जैसे वायु जो है ना,
उसमें भी ऑप्टिकल डेंसिटी हो सकती है। मतलब एक ही माध्यम है, पूरा का पूरा वायु है, लेकिन धरती के पास, मान लो धरती बहुत गर्म है तो उसके पास आसपास की वायु काफी गर्म होगी। अब गर्म होगी तो कण दूर दूर होंगे, तो वो क्या होगा, उसका माध्यम को बोलते हैं विरल, जिसमें कण दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो उसका घनत्व कम होगा। उसके ऊपर वाली जो वायु है वो थोड़ी सी ठंडी होगी, कोल्ड होगी, तो उसका घनत्व थोड़ा सा बढ़ जाएगा। उसके ऊपर वाली और ठंडी होगी, उसके ऊपर वाली और ठंडी होगी, उसके ऊपर वाली और ठंडी होगी, तभी तो ऊपर जाके बूंदे बनती है और फिर बर्फ भी जम जाती है, फिर नीचे गिरती है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, घनत्व बढ़ता जा रहा है। माध्यम एक ही है, पूरा का पूरा वायु, लेकिन सबका प्रकाशिक घनत्व अलग अलग है। मतलब सबके अणु अलग अलग तरीके से, किसी के अणु पास है, किसी के अणु दूर है। तो इस प्रकाशिक घनत्व के डिफरेंस की वजह से, अंतर होने की वजह से, प्रकाश जो होता है उसका वेग अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। जैसे जल में कम है, वायु में ज्यादा है, ठीक है ना, वैक्यूम में और ज्यादा होगा, और अगर कांच में डालूंगा तो और कम हो जाएगा। तो बेसिकली इस प्रकाशिक घनत्व की वजह से ही प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने वास्तविक मार्ग से विचलित हो जाता है। सीधा चल रहा था, बेंड हो गया, लाइट की स्पीड है तो बढ़ रही होगी तो कम हो रही होगी। जैसे वायु में था, कांच में घुसा, पहले तो कुछ नहीं था, मस्त रोड थी, आगे पता पड़ा शादी हो रही है ना। शादी में तो पता है तुमको, इंडिया में लोग ऐसे जगह घेर लेते हैं जैसा खुद ही किया, तो फिर वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बैंड वैंड चल रहा है। तो पहले तो मस्त रोड थी, फिर आगे होगी शादी। शादी में अब तुम धीरे चलना ही पड़ेगा, मजबूरी है। तो बेचारा प्रकाश सीधा जा रहा था वायु के अंदर, सामने दिख गया ग्लास स्लैब, वो उसके अंदर 5 अणु, जैसे घुसा तो स्पीड कम हो गई। फिर जैसे देखो यहाँ पे बारात हो गई खत्म, जैसे बारात से अपन बाहर निकले फिर स्पीड से भाग गए, तो फिर ये स्पीड से भाग गई। ठीक है, तो आई होप रीजन सबको समझ आ गया होगा। चलो अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं एक बार। जैसा मैंने आपको बोला, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। वहां पे था रिफ्लेक्शन, यह है रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए इसका रीजन मैंने आपको बता ही दिया। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन क्यों होता है, क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, उनके ऑप्टिकल डेंसिटी यानी प्रकाशिक घनत्व में भिन्नता की वजह से। देखो लिखा है, दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अंतर जितना ज्यादा होगा अपवर्तन भी उतना ही ज्यादा होगा। मान लो आप पानी को और हमारे वायु को कंपेयर कर रहे हो, तो पानी का घनत्व ठीक है ज्यादा है वायु से, लेकिन अगर इस पानी को कांच से रिप्लेस कर दूं तो कांच का घनत्व और ज्यादा, तो मतलब प्रकाशिक घनत्व के बीच में अंतर और ज्यादा आ गया। तो वायु और जल, वायु और कांच, तो वायु कांच के बीच में प्रकाशिक घनत्व ज्यादा है, वायु जल के बीच में प्रकाशिक घनत्व कंपैरेटिवली कम है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर प्रकाश का जो भी विचलन होगा थोड़ा कम होगा और कांच और वायु के केस में ज्यादा होगा। जब माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है वह प्रकाशीय विरल। अब देखो, जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा वो विरल, और जिसमें लाइट की स्पीड कम वो सघन। सिंपल, ठीक है। हाँ जी, ये डायग्राम पे आते हैं। अब देखो बच्चों, क्या होता है जब भी कोई प्रकाश किसी भी सतह पर गिरता है, अब यहां पे हम जो सतह यूज करने वाले वो ट्रांसपेरेंट होगी। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, जैसे कांच पारदर्शी होता है, ठीक है। हो सकता है वो पूरी तरीके से पारदर्शी ना हो, आधा पारदर्शी हो, आधा जो है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा भी, जैसे कुछ कलरफुल ग्लासेस होते हैं ना, अपन घर में ग्रीन कलर के लाइट वो लगवाते हैं, कांच कोई और, ताकि लाइट तो अंदर आए, ठीक है, हीट अंदर आए, लेकिन ज्यादा ना आए, है ना, अपनी आंखों में चुभे नहीं। तो वो भी हमारे पास कांच हो सकता है, कैसा भी कांच होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो भी अपन मटेरियल ले रहे हैं। जैसे पानी ले लो, हो सकता है मिट्टी मिली हुई हो पानी के अंदर, ठीक है, तो गंदा हो सकता है, लेकिन वो भी हम ट्रांसपेरेंट मीडियम मैंने हम ऐसे माध्यम में यहाँ पे लेके चलेंगे। तो जब भी प्रकाश किसी भी माध्यम पे गिरता है तो गिरने के बाद उसका कुछ भाग परावर्तित होता है और कुछ भाग अपवर्तित होता है। अब यहाँ पे देखो, जब लाइट रे को आपने डाला इस लेजर बीम से, तो देखो कुछ लाइट तो अंदर चली गई और कुछ लाइट जो है उस तरीके से कि लाइट बिल्कुल कम जो है लाइट बाहर की तरफ निकल रही है। ये हमारा है परावर्तित प्रकाश, और ये जो अंदर की तरफ घुसी ना, ये हमारे पास है अपवर्तित प्रकाश, ठीक है। तो ये जो परावर्तित प्रकाश है ना, इसी की वजह से ये ग्लास स्लैब दिखेगा। कभी कभी होता है ना, कुछ ऐसे ग्लास स्लैब होते हैं, मतलब कुछ ऐसे कांच बने हुए होते हैं जो दिखते ही नहीं है ना। कहीं तुमने मेम्स वगैरह यहाँ से वीडियो देखे होंगे कि बंदा चल रहा है सामने, ऐसा लग रहा है सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे वहां पे क्या सामने पता पड़ा कांच है, ठीक है। तो वो क्या है, वो बहुत कम प्रकाश परावर्तित करते हैं। वस्तु जितना कम प्रकाश परावर्तित करेगी ना, उतनी ही ट्रांसपेरेंट दिखेगी, ठीक है।
तो ये जो प्रकाश इससे परावर्तित हुआ है इसकी वजह से वस्तु दिखती है, लेकिन हमें इसके बारे में स्टडी नहीं करनी, वो हम पहले कर चुके हैं। हमें इस अपवर्तित प्रकाश की वजह से, इस अपवर्तित प्रकाश के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलो इसको आगे अपन डायग्राम को डिटेल में बनाएंगे। ओके, जब प्रकाश की किरण विरल से संघन में जाती है, तो अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब प्रकाश विरल से संघन में जाए तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, जब प्रकाश सघन से विरल में जाए तो अभिलंब से दूर की तरफ जाएगी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ग्लास स्लैब ले लो भाई, है ना। ग्लास स्लैब मतलब कांच की सिल्ली, मतलब एक ग्लास का एक छोटा सा स्लैब ले लिया अपन ने, कुछ नहीं कांच का बना हुआ है, उसके ऊपर तुमने डाली लाइट। अब क्या है, प्रॉब्लम यह है कि लाइट हम डाल तो दें, लेकिन प्रकाश कितना विचलित हुआ कितना नहीं हुआ उसके लिए कोई रेफरेंस तो चाहिए ना। ठीक है, तो उस रेफरेंस के लिए अपन यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब को इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, इसलिए यहां पे अपन लिख रहे हैं N1। ठीक है, तो हमारा पहला अभिलंब है। तो इस अभिलंब के ऊपर हमने डाला है प्रकाश इसकी एक सतह पर, इसको हम बोलते हैं बच्चों कौन सा प्रकाश, इसको हम बोलते हैं आपतित प्रकाश, क्योंकि इसके ऊपर गिर रहा है। तो इस आपतित प्रकाश और इस अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को बोलते हैं आपतन कोण। तो आइए हमारे पास यहां क्या है, आपतन कोण। और ये जो प्रकाश है कौन सा प्रकाश है, आपतित प्रकाश। अब देखो ये है वायु और ये है हमारा कांच। तो वायु का अपवर्तनांक होता है कम और कांच का होता है ज्यादा। अभी हमने बड़ा मतलब ये हो गया विरल, ये हो गया सघन, लिख देते हैं इसके ब्रैकेट में। ये कैसा है, विरल। विरल को इंग्लिश में बोलते हैं रेयर मीडियम, और कांच हमारा सघन, इसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। तो जब प्रकाश अंदर जाएगा तो ऐसे बेंड हो जाएगा। जाना तो आगे चाहिए था, जाना तो बेचारे को ऐसे चाहिए था, लेकिन होता क्या है, बेचारा नीचे की तरफ बेंड हो जाता है। अब इन दोनों के बीच में जो कोण बना हुआ है, इस कोण को अपन बोलते हैं बच्चों एंगल R। इस कोण को अपन बोलते हैं बच्चों अपवर्तन कोण। ठीक है ना, रिफ्रैक्शन एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब वापस इस सतह से इस सतह पे जब जाएगा तो अब वो सघन से विरल में जा रहा है, कांच से वायु में जा रहा है, तो सघन से विरल में जाएगा तो वो अभिलंब से दूर की तरफ हटेगा। तो यहां पे हम एक और अभिलंब ड्रॉ कर देते हैं। तो बच्चों जो कोण यहां पर हमने लिखा है वही कोण यहां पे बनेगा। अगर यहां R लिखा तो वहां R लिखा तो यहां पे भी क्या होगा, R ही होगा। तो अब प्रकाश किरण अभिलंब से दूर की तरफ हटेगी, मतलब वो ऐसे जाएगी। ओहो, ज्यादा बेंड करवा दी मैंने, है ना। बेंड तो होगी लेकिन इतनी भी नहीं होगी, हाँ ऐसे कुछ बेंड हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो कोण हमारे पास बाहर की तरफ मिल रहा है अपने को, इसको बोलते हैं एंगल E। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं इमर्जेंट एंगल, इसलिए लिख रहे हैं E। और हिंदी में इसको बोलते हैं बच्चों निर्गत कोण, क्योंकि ये जो प्रकाश की किरण है इसका नाम है निर्गत किरण। तो ये कोण हमारा कौन सा हो गया, निर्गत कोण। ठीक है, तो और बाकी सब तो ठीक है, ये अपवर्तित किरण है हमारी। अच्छा, ये आ रहा तो यार क्यों हुआ, क्योंकि दोनों सतह एक दूसरे के समांतर है। तो अगर दो सतह एक दूसरे के समांतर है तो उनके अभिलंब अगर अपने उसके ऊपर ड्रॉ करे हैं तो वो भी समांतर होंगे। और क्योंकि ये दोनों समांतर हैं तो जेड बनते हुए आपको दिख रहा होगा, ये रहा। इसको अपन बोलते हैं बच्चों एकांतर कोण। ठीक है ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये जो एकांतर कोण है, जेड बन रहा है, इसकी वजह से एन बन रहा है, जो भी आप बोलना चाहो, उसकी वजह से ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, और ये जो आपको दिख रही है निर्गत किरण और ये जो आपको दिख रही है आपतित किरण, इनके बीच में कुछ अंतर होता है, कुछ डिफरेंस होता है, जिसको अपन बोलते हैं बच्चों पार्श्व विचलन। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पार्श्व विचलन। अब इसका नाम पार्श्व विचलन क्यों पड़ा है, क्यों, क्योंकि ये जो सतह है ना ये एक दूसरे के पार्श्व में, पार्श्व मतलब पैरेलल है। ठीक है ना, तो ये जो पार्श्व विचलन है वो बढ़ेगा अगर आप इंसिडेंट एंगल को बढ़ाते जाओगे। तो मतलब अगर आप आपतित कोण को बढ़ाओगे तो पार्श्व विचलन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। इंग्लिश में बता देता हूं मैं आपको, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ठीक है, आई होप सबको इतनी बात क्लियर होगी। चलो, अब बच्चों हमको पढ़ना है अपवर्तन के नियम। तो दो आसान से नियम है। पहला नियम तो सबको पता ही होगा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब जो है वो एक ही तल में होते हैं। किस बिंदु पर, जहां पे प्रकाश अपवर्तित होता है। तो जिस स्थान, जब जिस बिंदु पर प्रकाश अपवर्तित होता है उस बिंदु पर
आपतित किरण, अपवर्तित किरण और हमारा अभिलंब जो होता है वो तीनों एक ही समतल में होता है। इसका क्या मतलब यार, पूरा डायग्राम अभी मैंने एक ही प्लेन में बनाया ना, दिख रहा है ना सबको, पूरा का पूरा डायग्राम एक ही प्लेन में बन गया। ऐसा थोड़ा ना कुछ लाइट रे आपकी तरफ आ रही है, ऐसा तो नहीं हुआ ना, पूरा एक ही सतह पे बन गया, इसलिए तीनों एक ही तल में होंगे। लेकिन एट दी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पर प्रकाश गिर रहा है उस बिंदु पर, ठीक है। चलिए सेकंड वाला काफी अच्छा है, किन्हीं दिए हुए माध्यमों के लिए एवं एक वर्णीय प्रकाश। अब ये क्या होता है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बच्चों मोनोक्रोमैटिक लाइट। देखो हिंदी में समझोगे तो भी समझ आ जाएगा, इंग्लिश में समझोगे तो भी समझ आ जाएगा। एक मतलब तो सिंगल ही होता है, और वर्ण आप सबको शायद पता होगा रंग का पर्यायवाची है। तो एक वर्णीय मतलब सिंगल कलर की लाइट, मोनो का मतलब भी सिंगल होता है और क्रोमैटिक का मतलब भी कलर होता है, ठीक है। तो एक सिंगल कलर की जो लाइट होती है उसको हम बोलते हैं एक वर्णीय प्रकाश। जैसे कि रेड लाइट डाली आपने, ब्लू लाइट डाली, ऑरेंज लाइट डाली, ग्रीन लाइट डाली, पर्पल लाइट डाली, जो भी आपको डालना है उसको हम बोल रहे हैं एक वर्णीय प्रकाश। तो किन्हीं भी दिए गए माध्यमों के लिए एवं एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या, साइन को हिंदी में बोलते हैं ज्या, मतलब पूरी स्पेलिंग ऐसा ये नहीं होती, हिंदी में ज्या बोलते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो साइन आई, और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन आर। तो इन शॉर्ट हम बोले साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, उस नियतांक का नाम है अपवर्तनांक। यही हम यहाँ पे बोलना चाहते हैं। ये कांस्टेंट होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अपवर्तनांक ही होने वाला है बच्चों। पर इसका मतलब क्या है सर, समझ नहीं आया, क्या बोलना क्या चाहता है, क्या ये दो दिए हुए माध्यम, क्या ये एक वर्णीय प्रकाश। तो बच्चों देखो, मान लो मैं कांच के साथ और वायु के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, ठीक है। तो अगर मान लो मेरा जो आपतन कोण है वो 30 डिग्री है, उसके कोरस्पोंडिंग कुछ ना कुछ अपवर्तन कोण आया होगा, ठीक है। मान लो 30 के कोरस्पोंडिंग 25 डिग्री है, मान मन से बोल रहा हूँ सिर्फ, है ना, सीरियसली मत ले लेना। तो 30 डिग्री के कोण पे मान लो अपवर्तन कोण 25 डिग्री आया। तो अगर मैं साइन 30 अपॉन साइन 25 करूंगा तो मुझे एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। अब अगली बार मैंने कोण का मान बढ़ा के मान लो 30 से 35 कर दिया, तो उसके कोरस्पोंडिंग मान लो आपको जो भी अपवर्तन कोण मिला, मान लो 27 डिग्री 28 डिग्री मिला। तो जो कोण है वो इस तरीके से मिलेगा कि वापस अगर मैं उस जो पहले मैंने वैल्यू निकाली थी ना साइन 30 बटा साइन 25 की, तो वापस अगर मैं वैल्यू निकालू ना उस साइन 35 अपॉन साइन 28 या जो भी आपका कोण आएगा वो XYZ, मैंने मन से बोला, पहले बोल रहा हूं, तो इनका जो अनुपात था ना वो इनका अनुपात भी रहेगा। फिर चाहे कोण मैं 45 कर दूं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अपवर्तन कोण ऐसा आएगा कि भाई इन दोनों का अनुपात वापस कांस्टेंट आ जाए। सो बेसिकली हो क्या रहा है, बेसिकली हो रहा है कि अगर मैंने माध्यम परिवर्तित नहीं करा, मैंने प्रकाश परिवर्तित नहीं करा, तो ये जो साइन आई और साइन आर आ रहा था इनका अनुपात हमेशा सेम आएगा। फिर चाहे आप कोण कुछ भी रख दो, इनका अनुपात सेम ही रहेगा। इसी को हम बोलते हैं बच्चों अपवर्तनांक, जो किसी भी माध्यम के लिए, किन्हीं दिए गए माध्यमों के लिए हमेशा फिक्स रहता है। जैसे कांच के लिए 1.5 होता है वायु के सापेक्ष, जल का 1.33 होता है, ठीक है। कांच कौन सा, क्राउन ग्लास होता है, जिससे हमारा ग्लास स्लैब और वो बने हुए होते हैं, थोड़ा सा हार्ड होता है क्राउन ग्लास, ठीक है, जिससे हमारा प्रिज्म और वो बने होते हैं। तो ये है इस चीज का मतलब, ठीक है। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों ये हमारा जो अपवर्तनांक वाला टॉपिक है, ये तो हमारी क्लास खींच लेगा बहुत लंबी, ठीक है। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है अपवर्तनांक वाला टॉपिक, बच्चों इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और इसके जो एप्लीकेशन है उसको भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि काफी लंबा खिंच जाएगा ये लेसन। 1 घंटा तो हो ही चुका है हमारे लेसन को, ठीक है। तो बच्चों अपवर्तनांक वाला और उसके आगे वाला जो हमारा अपवर्तन का यूजेस है डेली लाइफ में, वो अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। और साथ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 3 में बच्चों, ठीक है। तो इस लेसन के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर आपने कोई टॉपिक छोड़ दिया है या हमें कोई टॉपिक समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी आपकी प्रॉब्लम आप लिख सकते हो। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, ताकि फ्री एजुकेशन सबको मिल सके। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।